everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, टाइटल में देख ही लिया होगा कि आज मैं आपको जो आपका सेकेंड BHMS का ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन का न्यू सिलेबस है उसके बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, तो पहले मैंने मटीरिया मेडिका का जो पूरा सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी उसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैं। उसके बाद से मुझे अच्छे खासे DMs आ रहे थे कि मुझे दूसरे भी सारे सब्जेक्ट्स होंगे उनका सिलेबस जो है वो आपको बता देना चाहिए। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनोन के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद हम होपफुली पैथो के बारे में बात करेंगे, देन उसके बाद आपका माइक्रो। ठीक है, तो इसमें आपके सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे और बाद में FMT। यस, तो इतने सब्जेक्ट्स हैं आपके टोटल। जो उसका बेसिक वाला इंट्रो वाला आपका वीडियो है वो भी अलग से मैंने अपलोड कर दिया है सेकेंड BHMS के न्यू सिलेबस के लिए, कि आप पूरी जो NCH की तरफ से PDF है वो भी कहाँ से जाकर देख सकते हो, कहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको दूसरा जो वीडियो है वो देखना पड़ेगा। उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर तो आई बटन के आइकॉन के ऊपर दे दूंगी, तो आप वहां पर जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, आज हम बात करेंगे अबाउट द ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन का जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में, स्पेशली फॉर द सेकेंड BHMS। तो इस वाले जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं आपको किस किस चीज़ों के बारे में बताऊंगी। तो पहली चीज़ आपके पास जो मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है कि भाई एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी हमारी, बिकॉज कि हम सबको पता है कि जो फर्स्ट BHMS का न्यू सिलेबस आया था तब से जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, पेपर का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, एग्जाम का पैटर्न है वो भी चेंज हो गया है, इवन दो जो मार्किंग का पूरा सिस्टम है वो भी चेंज हो गया है। ठीक है, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी एग्जामिनेशन के अंदर। सेकंड थिंग मैं आपको बताऊंगी जो आपका पूरा सिलेबस होगा उसके बारे में। ठीक है, जो आपकी टर्म एग्जाम में आपको क्या सिलेबस पूछा जाएगा, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर कौन सा सिलेबस उन्होंने इंक्लूड किया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। उसके बाद हम देखेंगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको ये सारे जो क्वेश्चंस है वो इम्पोर्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, होपफुली इंशाल्लाह। सारे जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी, सारे जो क्वेश्चंस बताऊंगी वो सारे आपको इम्पोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो आपने उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद हम आएंगे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो जो सारा सिलेबस रहेगा, जो सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर से फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई आपने आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, कि इस पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, सॉरी इस पर्टिकुलर जो चैप्टर है, इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है, एफोरिज्म है, उसका कितना मार्क्स रहेगा। ठीक है, उसके अंदर किस तरीके से आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, MCQs वगैरह, वाइवा वगैरह पूछा जाएंगे। ठीक है, तो वो चीज भी हम डिस्कस करेंगे आगे। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि बुक्स आपको कौन कौन सी यूज करनी है फॉर योर सेकेंड BHMS ऑर्गेनोन ऑफ मेडिसिन, क्योंकि आपका जो सेकेंड BHMS है उसके अंदर आपको फिलोसॉफी भी पूछा जाएगा। उसके अलावा जो हेनेमन सर के खुद के राइटिंग्स हैं, जो एफोरिज्म्स के बारे में, वो भी आपको पढ़ने रहते हैं। तो कुछ बच्चों को नहीं पता होता कि जो ऑथेंटिक बुक्स कौन सी है, तो उन सब के बारे में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा, जिससे कि आपको सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मैं सारी चीज़ें ईजी वे में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो एग्जामिनेशन आपकी किस तरीके से होगी, पूरे साल का मैं इन शॉर्ट आपको एक शेड्यूल बता दे रही हूँ कि आपने किस तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे, किस मंथ के अंदर होगी। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि 2 टर्मिनल एग्जाम्स होंगे आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर, ये होंगे। मटीरिया मेडिका के लिए भी मैंने सेम चीज आपको बताई थी। तो 2 टर्मिनल एग्जाम होंगे। ठीक है, तो जो टर्मिनल एग्जाम होते हैं, टर्म एग्जाम्स होती हैं, वो हमारी बीच में होती है, मतलब कि हमारा जो फाइनल एग्जाम होती है वो एंड ऑफ द ईयर में होती है। ठीक है, मतलब कि 1 साल का आपका ये पूरा सेकंड ईयर रहेगा। जैसे फर्स्ट ईयर आपका था वो 1.5 ईयर का था, मतलब कि 1 साल और ऊपर से 6 महीने। लेकिन अभी जो आपका सेकंड ईयर रहेगा वो सिर्फ 1 साल का रहेगा। तो बस वो चीज आपने थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो जैसे आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम जो आएगी ना, वो आपको 1 to 6 मंथ, जो आपका पहला मंथ होगा उससे लेकर जो आपका 6 मंथ होगा। ठीक है, अगर अभी तक आपकी एग्जाम नहीं हुई है या फिर तो आपका जो है सेकंड ईयर शुरू नहीं हुआ है, तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका सेकंड ईयर कौन से मंथ में शुरू हो रहा है। ठीक है, तो उसके बाद से आपने लगा लेना है कि 6 महीने के अंदर आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम आ जाएगी। उसी के अंदर मतलब कि जो टर्म एग्जाम होगी, अब मैं एग्जाम बोल रही हूँ तो उसके अंदर क्या होगा। ठीक है, तो उसके अंदर एक होगी आपकी पीरियोडिकल असेसमेंट विच इज अ PA1। ठीक है, तो उसके अंदर आपको मतलब कि जो एंड ऑफ द 3rd मंथ होगा, मतलब कि आपका पहला मंथ, सपोज कि अगर आपका सितंबर के अंदर आपका कॉलेज शुरू होता है, सेकेंड ईयर शुरू होता है, तो सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, तो
नवंबर के अंदर सपोज कि आपको पीरियोडिकल असेसमेंट फर्स्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ आपके वाइवा होने वाले हैं जो कि 10 मार्क्स के रहेंगे। इट डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी कि आपकी कॉलेज जो है वो वाइवा लेती है या फिर तो आपकी कॉलेज जो है कि वो थियोरी एग्जाम लेती है, ठीक है। इट परफेक्टली डिपेंडिंग ऑन योर यूनिवर्सिटी, ठीक है। लेकिन जो सारी एनसीएच की गाइडलाइंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इसमें कोई भी मैंने अपने तरीके से चेंजेस नहीं किए हैं। आपकी यूनिवर्सिटी चेंजेस कर सकती है, लेकिन मेरा काम बस आपको यही है कि एनसीएच के द्वारा जो चीजें आपको बताई जाती हैं वो मैं सीधी की सीधी आपको बता दूं, ठीक है। उसके अलावा आपको एक TT1 होगी एग्जामिनेशन, जो कि आपको एट दी मतलब कि टर्मिनल का टेस्ट होगा, ऐसा समझ लो। TT1 टर्मिनल टेस्ट 1 जो होगी वो एट द एंड ऑफ द 6 मंथ होगी, मतलब कि जब आपकी टर्म फर्स्ट जो है वो खत्म हो जाएगी 6 मंथ के अंदर आपका TT1 होगा, जिसके अंदर आपको वाइवा वॉच रहेगा 25 मार्क्स का, और दूसरा एक आपका क्लिनिकल परफॉर्मेंस रहेगा 25 मार्क्स का, ठीक है। तो क्लिनिकल परफॉर्म मतलब कि ये जो टोटल TT1 है वो आपका टोटल हो जाएगा 50 मार्क्स, ठीक है। तो इस मतलब कि 50 मार्क्स के अंदर वाइवा वॉश आपको समझ में आ गया कि आपके वाइवा रहेंगे 25 मार्क्स के। उसके अलावा जो क्लिनिकल परफॉर्मेंस है उसके अंदर आपका ये आएगा कि जैसे आई डोंट थिंक सो कि आपको फर्स्ट ईयर के अंदर केसेस दिए गए होंगे, लेकिन अभी आपको जो सेकेंड ईयर आएगा तब ऑर्गेनॉन के लिए खास करके केसेस दिए जाते हैं, वो आपने आपके जनरल के अंदर भी लिखने होते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर से आपका क्लिनिकल परफॉर्मेंस चेक होगा होपफुली। उसके अलावा अगर हम टर्म सेकेंड के ऊपर आते हैं तो ऑफकोर्स जो टर्म 1 खत्म होगा उसके बाद आपका टर्म सेकेंड जो टर्म 2 है वो शुरू होगा, जो कि आपका 7 to 12 मंथ का रहेगा, ठीक है। 7 to 12 मंथ का रहेगा, मतलब कि आपकी जैसे ही टर्म 1 की एग्जाम जो 6 मंथ वाली खत्म हो जाएगी उसके बाद आपका टर्म 2 शुरू हो जाता है। तो उसके अंदर आपका पीरियोडिकल असेसमेंट नंबर 2 होगा, PA2 होगा, जिसके अंदर वो आपका रहेगा अगेन उसके 3 मंथ के बाद, मतलब कि एट द एंड ऑफ द 9 मंथ, मतलब कि आपका जब अगर सितंबर से शुरू हो रहा है तो वहां से 9 मंथ गिन लो, उसके बाद आपका जो आ जाएगा PA2। उसके अंदर भी अगेन आपको वाइवा वॉश होगा जस्ट फॉर द 10 मार्क्स, एंड उसके बाद आपकी आ जाती है फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, ठीक है। FUE दैट मीन्स फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, जो कि आपकी एंड ऑफ द 12 मंथ होगी, मतलब कि 12 मंथ एक साल के अंदर आपका पूरा सेकेंड ईयर खत्म हो जाएगा। तो उसके अंदर आपका जो है ना टोटल जो हम बोलते हैं ना वो 200 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर आपको 100 मार्क्स की थियोरी होगी, और उसके अलावा जो 100 मार्क्स होंगे वो आप रिस्पेक्टेडली यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्लिनिकल या फिर तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपका चेक किया जाएगा। उसके अलावा वाइवा वॉच रहेगा, और उसके अलावा इंटरनल असेसमेंट होगा, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट भी किस तरीके से है जो है कि आपकी यूनिवर्सिटी को कैलकुलेट करना है वो चीज़ भी मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो जिससे कि आप भी अपना जो इंटरनल असेसमेंट है वो चेकआउट कर पाओ, ठीक है। तो FUE के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा मतलब आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे हम, बिकॉज कि अगर आप इसके अंदर फेल हो जाते हो तो आपको सप्ली देनी पड़ेगी, या फिर तो अगर आप ज़्यादा 2 से ज़्यादा जो आपके सब्जेक्ट्स हैं अगर आप उसके अंदर फेल हो जा रहे हो तो आपको वापस से भी सेकेंड ईयर को देना पड़ेगा, सेकेंड ईयर की एग्जाम देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में रखनी है आपने। तो जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि थियोरी पेपर या फिर तो थियोरी जो एग्जामिनेशन होगी वो आपकी एक ही होगी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आपके 2 पेपर्स होंगे, जस्ट एक ही पेपर होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। तो थियोरी आपकी 100 मार्क्स की खत्म हो जाती है यहाँ पर। उसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल आपका टेस्ट होगा उसके अंदर 50 मार्क्स है आपके, ठीक है। 50 मार्क्स है वहाँ पर, जिस चीज़ से मैंने यहाँ पर बताया आपको क्लिनिकल एंड प्रैक्टिकल के आपके 50 मार्क्स हो गए, वाइवा वॉच के आपके 40 मार्क्स हो गए जैसे यहाँ पर लिखा था मैंने, और लास्टली इंटरनल असेसमेंट के आपके 10 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है। वो बाद में आपको बताती हूँ कि किस तरीके से उसको कैलकुलेट करना है। पहले हम वापस आते हैं प्रैक्टिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के ऊपर जो कि आपका 50 मार्क्स का रहेगा। अब ये एक थोड़ी सी समझने वाली बात है कि भाई ये 50 मार्क्स के अंदर भी आपके मार्क्स किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका, अगर मैं नीचे से शुरू करूं, इजी चीजों से शुरू करूं, तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा जनरल। थ्रू आउट योर ईयर आपको आपकी जनरल के अंदर अराउंड 10 जो है कि केसेस लिखने रहेंगे। उसके अंदर से 5 आपके एक्यूट केस रहेंगे, 5 आपके क्रॉनिक केस रहेंगे। जनरल आपको प्रोवाइड करी जाएगी आपकी कॉलेज की तरफ से, आपने उसके अंदर अपने केसेस लिखने हैं, ठीक है। तो उस जनरल के आपके पास 10 मार्क्स होंगे, उस जनरल को आपने अच्छे से HOD का साइन करवाना है। उसके अलावा आपने उसके ऊपर आपकी जो कॉलेज का लोगो होता है वो लगवाना है, HOD का उस डिपार्टमेंट का, मतलब कि अभी हम ऑर्गेनॉन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनॉन का जो डिपार्टमेंट का आपका लोगो होगा वो लगवाना है, ठीक है। उसके बाद ही आपको 10 मार्क्स मिलते हैं।
उसके अलावा अगर हम आते हैं फर्स्ट के ऊपर, तो केस टेकिंग जो है वो केस टेकिंग, केस प्रोसेसिंग एंड केस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो ये तीनों को मिलाकर आपको जो है कि एक ही चीज होती है, इसके आपको बाइफर्गेशन किया गया है। जैसे कि आपके जनरल में आपने कोई भी आपका केस लिखा हुआ है, ठीक है, और जब आपकी फाइनल यूनिवर्सिटी की एग्जाम आती है, वाइवा की जो हम एग्जाम बोलते हैं, प्रैक्टिकल की एग्जाम जब आती है, तो या तो ऐसा हो सकता है कि आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कि आपको लाइव पेशेंट्स का केस टेकिंग करना होगा, ठीक है, एक ये चीज होती है। ये डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के ऊपर, ठीक है। तो आपने केस टेकिंग किस तरीके से की हुई है, उसके ऊपर आपके 10 मार्क्स होंगे। केस प्रोसेसिंग के अंदर ये आता है कि जब आपने केस टेकिंग कर लिया, उसके बाद आपको करना पड़ता है एनालिसिस, इवोल्यूशन। ये सारे दोनों जो वर्ड्स हैं वो आपके लिए ऑफ कोर्स न्यू होंगे, बट इन सबके बारे में आपको थियोरी में भी पढ़ाया जाएगा। उसके बाद आपको इसका प्रैक्टिकल अप्लाई करना है, ठीक है। तो केस प्रोसेसिंग के आपके 25 मार्क्स होते हैं। एंड लास्टली केस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो जैसे आपने लाइव पेशेंट के ऊपर अपना केस टेकिंग किया, उसके बाद आपका जो एचओडी, आपके जो सर वगैरह हैं, जो आपके एक्सटर्नल आएंगे, वो भी आपका जो केस का प्रेजेंटेशन देखेंगे, आपको पूछेंगे कि भाई आपके पेशेंट को क्या हुआ है, आपने क्या मेडिसिन दी है उसको, ठीक है। एक ये भी होता है। एक दूसरा वे ये होता है कि भाई जो आपका जनरल है उसके अंदर जो केसेस लिखे हुए हैं, आपको उसके बारे में भी कुछ क्वेश्चनिंग किए जाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई अबाउट दी प्रैक्टिकल एंड क्लिनिकल। इसके 50 मार्क्स है, तो आपने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज कि ये आपके जो है कि हाफ मार्क्स जो है वो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के यहाँ से आएंगे, ठीक है। तो जनरल आपने अच्छे से लिखनी है, उसके अलावा आपने केसेस भी अच्छे से लेना है, आपको केस टेकिंग अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा अगर हम वाइवा वॉश की बात करते हैं, तो वहां पर आपके 40 मार्क्स मिल जाते हैं आपको, ठीक है। तो जो ये 40 मार्क्स हैं, उसके अंदर से आपकी यूनिवर्सिटी डिपेंड करती है कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी जो एक्सटर्नल होते हैं, जो बाहर से आपके सर टीचर वगैरह आते हैं, ठीक है, तो उनको या तो वो 20 मार्क्स दे सकते हैं, या फिर तो 40 के 40 मार्क्स जो है वो वाइवा वॉश के जो एक्सटर्नल आपके आएंगे, जो आपका वाइवा लेंगे, उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा आपके यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बाद में बात करते हैं इंटरनल असेसमेंट के बारे में, जो कि आपका 10 मार्क्स का रहेगा। तो उसके अंदर जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि आपको आपके जो पीरियोडिकल असेसमेंट 1 है उसके मार्क्स, प्लस आपके टीटी 1 के जो मार्क्स हैं वो, प्लस आपके पीरियोडिकल असेसमेंट 2 के जो मार्क्स हैं वो सबको प्लस करना है। उसके बाद उसको 70 × 10 के साथ आपको बाइफरगेट करना है, ठीक है। तो जो आपके मार्क्स आएंगे 10 में से, ठीक है, तो वो आपका रहेगा कि इंटरनल असेसमेंट आपका कितना है, ठीक है। तो इन सबको मिलाकर आपका ग्रांड टोटल बनता है 200 फॉर द ऑर्गन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन हो गया, अच्छा खासा हमने इसके ऊपर डिस्कशन कर लिया। होपफुली आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, किस चीज के ऊपर कितना ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, तो ये इस सिलेबस के अंदर ये जो इतने आप 17 पॉइंट्स देख पा रहे हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपका थ्योरी भी आ जाता है, आपका जो प्रैक्टिकल है वो भी आ जाता है। आप अगर इतना पढ़ लेते हो तो आपको केस टेकिंग भी अच्छे से आ जाएगा, एनालिसिस इवोल्यूशन भी अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट यहाँ पर जो जितने भी 17 पॉइंट्स हैं वो सारे एनसीएच के द्वारा दिए गए हैं। इसमें एक भी पॉइंट ना मैंने ज़्यादा किया है ना मैंने कम किया है, ठीक है। तो ये आपका पूरा सिलेबस रहेगा, पूरे साल के अंदर आपने इतनी चीज़ें पढ़नी है। अब आगे हम चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना यहाँ पर, जैसे कि पहला है हमारे पास कि एफोरिज्म नंबर 28 to 33, ठीक है। तो ये 28 to 33 के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस मैंने निकाल कर सेपरेटली यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, डिफाइन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर, जो कि आपको एफोरिज्म नंबर 28 में मिल जाएगा। डिफाइन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिजीज एंड आइडेंटिफाई द फैक्टर इफेक्टिव इन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिजीज एंड जस्टिफाई द सुपेरियोरिटी ऑफ द आर्टिफिशियल डिजीज। तो ठीक है, इतने जो क्वेश्चन हैं वो इतने एफोरिज्म में से निकल कर आते हैं, ठीक है। इतना समझ लो कि 28 to 33 जो एफोरिज्म्स हैं वहां से आपको इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं, तो आपने इन सबको पढ़ना है अच्छे से। उसके अलावा जो सेकंड हमारे पास है ये द कोरिलेशन ऑफ द होम्योपैथिक थेराप्यूटिक लॉ ऑफ नेचर, ठीक है। तो जो कि आपका एफोरिज्म नंबर 34 से 51 तक जाता है।
उसके अंदर से आपको इतने क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट निकल कर आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर से कोई भी फुल मतलब कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो सकता है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है, ठीक है। तो आप रिस्पेक्टिवली यहाँ पे सारी चीज़ें देख पा रहे हो। इजी वे में मैंने लिखा हुआ है, जिस तरीके से आपको एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी वे में लिखा हुआ है, तो आपको ईजी रहेगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले के ऊपर, विच इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। सो जो मेरा फर्स्ट ईयर का कोर्स है उसके अंदर भी मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ पढ़ा कर रखा हुआ है। तो ये आपका एक समझ सकते हो कि जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस था उसी के अंदर से ये टॉपिक आपका निकल कर आया है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है कि आपको हेनेमेनियंस क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज जो है वो मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि ये आपको फुल मार्क्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है थ्रू आउट योर BHMS, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में, आप आगे जाओगे, थर्ड ईयर में जाओगे फिर भी सेम चीज़ आपको पूछी जाएगी, फोर्थ ईयर में जाओगे सेम चीज़ आपको पूछी जाएगी, ठीक है। तो बिकॉज कि ये बेसिक है, ये एक बेसिक चीज़ है हमारे होम्योपैथी की, तो ये चीज़ पूछी जाती है। तो आपने अच्छे से इन सारी चीज़ों को कर लेना है। उसके अलावा आपका एक्यूट डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़, उसके टाइप्स, ठीक है, एट्रोजेनिक डिजीज़, इनअप्रोप्रिएट डिजीज़ या फिर तो स्यूडो क्रॉनिक डिजीज़ बोल लो, ट्रू नेचुरल क्रॉनिक डिजीज़ बोल लो, ठीक है। उसके बाद आपका थोड़ा सा माइजम वाला पार्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। तो माइजम वाला पार्ट जो है वो आपका यहाँ पर ये आता है कि डिफाइन द माइजम, रिकॉग्नाइज द माइजम एंड प्राइमरी प्रेजेंटेशन ऑफ माइजम, ठीक है। तो यहाँ पर ईच माइजम के बारे में बात हो रही है। इसके लिए मैंने मेरे चैनल के ऊपर बहुत पहले अराउंड जब मैंने मेरा यूट्यूब चैनल शुरू किया था तभी मैंने इसके बारे में वीडियो बना रखा है, आप वो जाकर देख सकते हो, ठीक है। उसके अंदर ऑलमोस्ट जो सारी बेसिक चीज़ें हैं, जो सारा रिप्रेजेंटेशन आप यहाँ पर देख पा रहे हो, प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा दी हैं, ठीक है। दूसरा आपके पास अलग से क्वेश्चन, मतलब कि ऑफकोर्स अगर ये फुल क्वेश्चन होगा तो ये आपका शॉर्ट नोट ही बनेगा कि प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिर्फ सोरा, ठीक है। उसके अलावा आपका समराइज द फुट नोट नंबर 77, ठीक है। उसके अंदर आपको कॉजेज बताने कि भाई सोरा को कौन मतलब कि ज़्यादा करता है, ठीक है। सारी चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हो। उसके बाद आपका फोर्थ वाला पॉइंट आता है केस टेकिंग का, ठीक है। तो केस टेकिंग के अंदर आपका एक आता है प्री रिक्विजिट ऑफ द केस टेकिंग, ये भी आपका क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ केस टेकिंग, ठीक है, ये भी क्वेश्चन थियोरी में पूछा जाता है। उसके अलावा इसका ज़्यादा जो इंपॉर्टेंस है वो आपका वाइवा वॉश के अंदर है, ठीक है। एंड डिस्कस द डूज एंड डोंट्स विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द केस टेकिंग पार्ट, ठीक है। उसके अलावा लिस्ट ऑफ द वेरियस हेडिंग टू ऑब्जर्व इन द पेशेंट्स, ओरिजिनल अनमोडिफाइड पिक्चर हो गया, केस टेकिंग इन द क्रॉनिक केस, ठीक है। तो इसके अंदर से जो लास्ट वाले आप 3 देख पा रहे हो, ठीक है, ये जो लास्ट वाले आप 3 देख पा रहे हो वो आपके जो है कि थियोरी वाले पार्ट ज़्यादा हैं। उसके अलावा जो लिस्ट ऑफ वेरियस हेडिंग टू द ऑब्जर्व इन द पेशेंट, ठीक है, तो ये एक चीज़ है वो आपकी ऑफकोर्स वाइवा वॉश के अंदर जाएगी। MCQs भी इसके बारे में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा जो जीनस एपिडेमिकस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट, ठीक है, करना ही करना है इसको, या आपको 7 या 8 मार्क्स में या फिर तो आपका जो शॉर्ट नोट होता है उसके अंदर पूछा जा सकता है। सिम्टोमेटोलॉजी की बात करेंगे, सारे जो सिम्टम्स हैं वो आपने पढ़ने हैं, ऑल द टाइप ऑफ सिम्टम्स आपने पढ़ने हैं। उसके अंदर से भी हाईलाइट मैंने करके यहाँ पर दिखाया हुआ है ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सिम्टम्स जो ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके अलावा टोटालिटी ऑफ द सिम्टम आपको फुल मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर एक फिलोसॉफी का पार्ट आता है कि सिम्टोमेटोलॉजी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर कैंट, ये आपको डॉक्टर कैंट की जो फिलोसॉफी है वहाँ से मिल जाएगा। पूरी जो बुक का नाम है वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। उसके अलावा केस टेकिंग इन द होम्योपैथिक फिलोसॉफी, ठीक है, तो ये अलग से भी यहाँ पर आपको चैप्टर दिया गया है। तो उसके अंदर JD कैंट की फिलोसॉफी, स्टुअर्ट क्लोज की फिलोसॉफी और रॉबर्ट की फिलोसॉफी, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख कर रख दी हैं, आपने बस जाकर वहाँ से पढ़ना है। उसके अलावा जो केस प्रोसेसिंग है, ठीक है, तो केस प्रोसेसिंग के अंदर आपका आता है एनालिसिस एंड इवोल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द डायग्नोसिस। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। उसके अलावा टोटालिटी ऑफ द सिम्टम है, तो उसके अंदर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, डिफाइन द डिजीज पोर्ट्रेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर केंट, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर रॉबर्ट एंड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर क्लूज, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है ससेप्टेबिलिटी, तो ससेप्टेबिलिटी अभी जो आपका सिलेबस है उसके अंदर सिर्फ ससेप्टेबिलिटी इन जनरल पूछा जाएगा, ठीक है। आगे जैसे आप पढ़ोगे थर्ड ईयर के अंदर तो आपको ससेप्टेबिलिटी इन रिलेशन टू क्लोज, ससेप्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट भी पूछा जाता है, बट अभी आपको ये दोनों चीज़ें नहीं पढ़नी है बिकॉज कि आपके सिलेबस में वो चीज़ नहीं है। आपके सिलेबस में इन जनरल ससेप्टेबिलिटी है, ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना।
उसके अलावा है रिकॉर्ड कीपिंग। सो रिकॉर्ड कीपिंग का इंपॉर्टेंस जो है वो आपको ऑफकोर्स शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन, ठीक है, तो सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है हमारा एंटीपैथी, एलोपैथी, आइसोपैथी एंड होम्योपैथी, ठीक है, तो ये चार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा टोटोपैथी और यस, इतने जो पांच हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो सारे मैंने फर्स्ट ईयर का जो मेरा पूरा कोर्स है उसके अंदर पढ़ा रखे हैं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो कि ये आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पर पूछा जा सकता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि डिफरेंट मोड्स ऑफ क्योर के बारे में आपने बताना है। उसके अलावा फंडामेंटल लॉज भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, वो भी मैंने पहले मेरे फर्स्ट ईयर के कोर्स के अंदर पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस यहाँ पर एड ऑन हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा एलोपैथिक मेडिसिन और उसका डिफरेंस ज़्यादा पूछा जाता है, एलोपैथी एंड होम्योपैथी का। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बाय कॉन्टेरेरिया, कॉन्टेरेरिया इज नथिंग बट दी आइसोपैथी, ठीक है। उसके अलावा एंटीपैथिक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। उसके अलावा डिफाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन, ठीक है, तो ये चीज़ एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट वाली आपको यहाँ पर मिल जाती है। एक्शन ऑफ मेडिसिन, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा डिफाइन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्शन and differentiate between the primary secondary action, differentiate between secondary and alternating action, ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट यहाँ पर निकल कर आती है, विच इज अ सस्पेंडेड एनिमेशन, ठीक है, बहुत बार पूछी जाती है। उसके अलावा कॉजेशन की बात करेंगे तो कॉजेशन के अंदर आपको फंडामेंटल माइज्म जो हमारे सोरासाइकोसिस सिफिलिस हैं, एक्साइटिंग कॉज एंड मेंटेनिंग कॉज, कॉजेज जो हैं वो सबसे पहले मैंने एफोरिज्म नंबर 5 में आ रहे थे, इसीलिए मैंने मेरे जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है उसके अंदर पढ़ा रखे हैं, ठीक है। ये सारा ऑलमोस्ट आप समझ सकते हो कि आपका फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। उसके बाद आपका दूसरा आता है कि इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट ऑफ द माइज्म, जिसके अंदर आपको कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोरा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइकोसिस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिफिलिस पूछा जाता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोरा, मैनेजमेंट ऑफ सोरा, डेवलपमेंट ऑफ सोरा, सारी चीज़ें मैंने पहले ही उसके बारे में वीडियो बना रखे हैं। साइकोसिस के बारे में भी मैंने वीडियो बना रखे हैं। सिर्फ एक सिफिलिस बाकी है, वो भी मैं आगे चलकर उसके बारे में वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इंडिविजुअलिटी के ऊपर। तो इंडिविजुअलिटी इन जनरल पूछा गया है, लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन नहीं पूछा गया, ये कैंट की फिलॉसफी है, लेकिन यहाँ पर आपके जो सिलेबस है उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एनिमनियासिस एंड इवोल्यूशन ऑफ द डिजीज, ठीक है। पहला क्या था, इवेल्युएशन था, ठीक है, जैसे यहाँ पर दिस इज द इवेल्युएशन, दिस टू टर्म्स आर डिफर, ठीक है, दोनों डिफरेंट करती हैं एक दूसरे से। तो उसके अंदर आपको एनिमनियासिस अलग चीज़ है, जो आपका इवोल्यूशन है, दोनों अलग चीज़ें पूछी जा सकती है अलग अलग, और साथ में भी पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा डिजीज, इट्स प्रोग्रेस एंड कॉम्प्लेक्स डिजीज, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स डिजीज के अंदर भी आपको अच्छी खासी चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज इन रिलेशन टू सोरा, साइकोसिस एंड सिफिलिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कि आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक और जो उसका मैनेजमेंट है वो बताना है। इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेशन, ठीक है, तो सेपरेशन भी आपको इन जनरल पूछा गया है। रिमेंबर हियर आपको जो रॉबर्ट की फिलोसॉफी है वो नहीं पूछी गई, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो जो एफोरिज्म नंबर, मतलब कि इन शॉर्ट जो सारे ही एफोरिज्म्स मैंने आगे बताए उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, तो मतलब कि इन शॉर्ट आपको जो आपका सेकेंड ईयर है जो है उसके अंदर आपको 28 से लेकर 104 तक का एफोरिज्म आपको दिया गया है, ठीक है। तो वो आपको फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म दोनों के अंदर पूछा जा सकता है, और उसके अंदर मार्क्स आपको टोटल रहेंगे 34, ठीक है। तो जो सिर्फ मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि सिर्फ एफोरिज्म के ऊपर स्टिक रहते हैं, तो एफोरिज्म के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 34 मार्क्स ही हैं। उसके अंदर से 20 मतलब कि 2 आपको LAQ पूछे जा सकते हैं, ऐसे क्यों मतलब कि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको 10 पूछे जा सकते हैं, और MCQ आपको 4 पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो केस टेकिंग है, जिसके अंदर की आपका सिम्टोमेटोलॉजी, एनालिसिस, इवोल्यूशन, टोटलिटी ऑफ सिम्टम, सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो वो भी आपको टर्म 1 एंड टर्म 2 दोनों के अंदर पूछा जा सकता है। उसके अलावा इसके टोटल 22 मार्क्स है, ठीक है। उसके अंदर से आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और 2 MCQ आ सकता है, ठीक है। MCQ जो होते हैं वो 1 मार्क के होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, और LAQ जो है वो 10 मार्क का होता है, ठीक है। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज का जो पूरा मायाजम का पूरा सारी चीज़ें हैं वो आपको टर्म 1 के अंदर ही पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले इसको कर लेना, ठीक है।
वो आपको 17 मार्क्स के रहेंगे, जिसके अंदर से एक आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक जो आपकी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, और 2 MCQ। उसके अलावा एनिमनियासिस है, आपका इवोल्यूशन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें, ससेप्टेबिलिटी यहाँ पर इंक्लूड हो जा रही है, इंडिविजुअलाइजेशन इंक्लूड हो जा रहा है, ठीक है। तो उसको वो आपको सेकंड टर्म में, मतलब कि आपका जो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा उसके अंदर पूछा जा सकता है, जिसका कि 12 मार्क्स है। उसके अंदर से कोई भी LAQ आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसके अलावा इसके अंदर से आपको 2 SAQ पूछे जा सकते हैं और 2 MCQ पूछे जा सकते हैं। उसके बाद चलते हैं कॉजेशन, ठीक है, कॉजेशन एंड सप्रेशन के ऊपर। तो ये आपको फाइनल एग्जाम में ही पूछा जाएगा, फर्स्ट टर्म में नहीं पूछा जाएगा। उसके अलावा इसके 15 मार्क्स हैं, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और एक शॉर्ट नोट आपको पूछी जा सकती है। इसके अंदर से MCQ नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके अलावा लास्ट में हम बुक रिकमेंडेशन जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, ठीक है। तो जो आपने एफोरिज्म्स है, ठीक है, तो वो ऑथेंटिक बुक मैं आपको बता रही थी कि ऑथेंटिक बुक में से पढ़ने हैं। तो यहाँ पर आपको 2 जो हैं वो ऑथर तो नहीं, लेकिन 2 जो हैं वो आपको ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, कि जो डॉक्टर हेनेमन ने जो एफोरिज्म्स लिखे हुए हैं, ठीक है। हम अभी पढ़ रहे हैं 6th एडिशन, राइट, 6th एडिशन ऑफ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो उसके 2 ट्रांसलेटर है। फर्स्ट ट्रांसलेटर है हमारे पास डॉक्टर विलियम बोरिक, और दूसरी एक बुक आती है जो कि डॉक्टर आर ए देगॉन ने ट्रांसलेट करी है, ठीक है। तो वो उसमें से जो भी चाहे आप ले सकते हो। जो आर ए देगॉन है उन्होंने 5th एडिशन का भी ट्रांसलेशन करके रखा हुआ है, तो दोनों की एक ही बुक आती है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। उसके अलावा डॉक्टर JT कैन की जो फिलॉसफी की मैं बात कर रही थी, उसकी एक बुक आती है लेक्चर्स ऑफ द होम्योपैथिक फिलॉसफी। उसके अलावा रॉबर्ट की जो फिलॉसफी की बुक आती है उसका नाम है प्रिंसिपल एंड आर्ट ऑफ क्योर बाय होम्योपैथी। एंड जो हमारे स्टुअर्ट क्लोज हैं उनकी जो फिलॉसफी आती है विच इज़ अ जीनस ऑफ द होम्योपैथिक लेक्चर ऐसे ऑन द होम्योपैथिक फिलॉसफी। उसके अलावा जो हमारा दूसरा पार्ट है, लाइक उसके कॉजेशन है, ससेप्टेबिलिटी है, ठीक है, जो हमने इंडिविजुअलाइजेशन देखा, तो ऐसी सारी जो चीज़ें हैं ना वो आपको रेफरेंस बुक में मिलेगी। एफोरिज्म वाली ये जो आपको ट्रांसलेशन मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एफोरिज्म होंगे, ठीक है। उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको नहीं मिलेगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन के लिए आप BK सरकार यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा AK दास में ज़्यादा आपको वो बोलूँगी कि आप AK दास अभी यूज़ करो, लाइक बहुत सारे लोग जो हैं वो फर्स्ट ईयर से ही AK दास यूज़ करते हैं, सो इट इज़ वेल एंड गुड। उसके अलावा पियर स्मिथ जो है वो उसके लिए आपको केस टेकिंग, ठीक है, या फिर तो इंटेरोगेशन, जो केस टेकिंग वाला पार्ट है वो अच्छे से पढ़ना है, तो आप डॉक्टर पियर स्मिथ की जो बुक है वो यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा गोल्ड स्मिथ जो है उनका आपको जो सारी फिलोसॉफीज़ हैं, ठीक है, जैसे JT कैन की है, रॉबर्ट की है, क्लोज की है, तो वो बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स है उसके अंदर से आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपको एग्जाम में क्या लिखना है, ठीक है। तो उसकी जो रेफरेंस बुक है वो कौन सी है, तो गोल्डस्मिथ वाली, ठीक है। तो इसके अंदर से आपको जो भी मतलब कि सूट होती है वो बुक आप ले सकते हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आपको एक आर ए देगॉन वाली जो ट्रांसलेशन है वो लेना चाहिए। उसके अलावा अगर ये तीनों बुक आपको लेनी है तो इट इज़ ऑफ कोर्स वेल एंड गुड। उसके अलावा जो AK दास है, ठीक है, AK दास आप लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर आपने ये तीनों ली हैं और अगर आपका फ़िलॉसफ़ी के ऊपर अच्छी खासी पकड़ है तो आपको गोल्डस्मिथ लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको फ़िलॉसफ़ी समझ में नहीं आ रही है तो आपको गोल्डस्मिथ लेनी चाहिए और ये तीनों नहीं लेने चाहिए, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहिए। और उसके अलावा मुझे ये भी बता देना कि आपको जो है मेरा प्रेजेंटेशन है जो सारी चीज़ें मैं आपको बताती हूँ वो आपको समझ में आती हैं, वो आपको कैसी लगती हैं, ये सारा फीडबैक भी आप देते रहना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।